इधर सुनो, बस हमने भी ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाया, हमने एंट्री की, हमारे पास में बैलेंस बीडी होगा, ठीक है जी। तो हमारे पास में हम क्या लिख देंगे, टू बैलेंस बीडी, और इसका स्टॉक रिजर्व लिखेंगे फिर हम। और स्टॉक रिजर्व कहाँ लिखेंगे, एडजस्टमेंट अकाउंट में। तो ये रहा हमारा एडजस्टमेंट अकाउंट। क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे, मतलब ये पहली बार देखा जा रहा है। टीचर बच्चों को छेड़ते थे हमारे जमाने में, आजकल बच्चे टीचर को छेड़ रहे। सुनो, तो क्या मैं कह रहा था, यहाँ पे आपका रिवर्स साइड पे आ जाएगा, ठीक। अच्छा, चलो इसको बार बार स्क्रॉल अप और डाउन नहीं करेंगे, समझेंगे चीजों को। ये मैंने बना दिया एक स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है जी, ओके। तो ओपनिंग यहां पे था, इसका स्टॉक रिजर्व इधर आ जाएगा। स्टॉक रिजर्व निकालना आता है, हम लोगों ने हायर परचेज भी किया, नहीं निकालना आता होगा तो भी क्वेश्चन में समझ लेंगे। लेकिन ये तभी होगा जब ये इनवॉइस प्राइसिंग का क्वेश्चन होगा, कॉस्ट का क्वेश्चन होगा, फिर तो ये अकाउंट ही नहीं बनेगा। अच्छा खैर, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स सेंड होती है, हमारा स्टॉक बढ़ जाता है, क्या एंट्री है, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। अब इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन है सर, कहां आएगी, स्टॉक एडजस्टमेंट की क्रेडिट साइड पे, ठीक है ना। और ये ओपनिंग था तो बाय स्टॉक रिजर्व, ठीक लिख रहा हूं। और ये गुड्स सेंड टू ब्रांच से है तो बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, ठीक जी। अच्छा, अब हमने कैश सेल्स कर दी, प्रॉफिट मार्जिन इसके अंदर भी आ गया, और डेटर को क्रेडिट सेल्स कर दी। लेकिन सेल्स का जो प्रॉफिट है वो तो हमारे लिए जरूरी है ना, जो हमारा स्टॉक होता है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं कॉस्ट प्राइस पे, सेल्स को थोड़ी करेंगे। तो हमारे पास में ये जो अमाउंट है ये एज इट इज आ जाएंगे, देखो। और ये क्रेडिट साइड पे क्यों आए, सेल होने से हमारा स्टॉक कम हो जाता है, स्टॉक कम होता है क्रेडिट हो जाता है, तो ये हमारे पास में कैश और क्रेडिट सेल्स यहां पे आ गई। ये स्टॉक अकाउंट है, ब्रांच अकाउंट मत समझ लेना, कहीं यहां पे रेमिटेंस लिख दो, वो सिस्टम अलग था, ये सिस्टम अलग है। अच्छा जी, और हमारे पास में क्या चीजें आती हैं, स्टॉक कैसे बढ़ जाता है, अगर हमारा डेटर हमारे को स्टॉक का रिटर्न कर दे तो स्टॉक बढ़ जाएगा। एंट्री क्या बन जाएगी जी, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। घट जाता है तब जब हम एंट्री बनाते हैं डेटर्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। तो ये हमने बनाई थी भेजने की डेटर को, और ये गुड्स रिटर्न होने की, ठीक है जी, ओके। अच्छा, अब हमारे पास में क्या है, ब्रांच ने गुड्स रिटर्न किया है, किसको, हेड ऑफिस को, तो ये अपने प्रॉफिट मार्जिन का रिवर्सल करेगी इस पे। रिटर्न कर दिया गुड्स, स्टॉक कम हो गया, ब्रांच का स्टॉक कम हो गया, तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, और गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट हो गया। रिवर्सल एंट्री बनाई है ना, ये इसकी रिवर्सल है, इस वाली एंट्री की रिवर्सल है ये वाली, ठीक है ना। ये रिटर्न किया, अब रिटर्न किए हुए भी इनवॉइस प्राइस पे ही होगा, तो हम कहां लिख देंगे इसकी प्रॉफिट मार्जिन को, इधर, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, लोडिंग आ जाएगी प्रॉफिट मार्जिन इसकी। अच्छा जी, अब एबनॉर्मल लॉस हुआ होगा हमारे को कोई, एबनॉर्मल लॉस में हमारे प्रॉफिट मार्जिन भी गए होंगे, एबनॉर्मल लॉस होने से हमारा स्टॉक कम हो जाता है, इसलिए क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है। एंट्री क्या बनी हुई है, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट ब्रांच स्टॉक अकाउंट। तो इसका जो प्रॉफिट मार्जिन होगा वो किधर आ जाएगा, डेबिट साइड पे आ जाएगा, ठीक है जी, टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। यानी कि एंट्री क्या बन जाएगी, स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, प्रॉफिट मार्जिन जो उसका होगा, कैंसिल कर दिया, ठीक। अच्छा,
एबनॉर्मल लॉस के लिए है और ये नॉर्मल लॉस के लिए एंट्री है। देखो रेड पेन से लिखी हुई है, मैंने कहा था पूरा का पूरा अमाउंट नॉर्मल लॉस का कहां ट्रांसफर हो जाएगा, स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर, क्योंकि मैंने अभी बताया था ना वो केले वाले का एग्जांपल लेकर के। तो ये पूरा का पूरा नॉर्मल लॉस टू नॉर्मल लॉस अकाउंट, ठीक है, सॉरी टू ब्रांच, हाँ सॉरी नॉर्मल लॉस लिख दिया मैंने, ऊपर भी एबनॉर्मल लॉस लिख दिया, ब्रांच स्टॉक। और ब्रांच स्टॉक ये पूरा का पूरा नॉर्मल वाला पूरा का पूरा और अब नॉर्मल लॉस की प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। अब सब कुछ करने से, सारा कुछ करने के बाद ये बैलेंस सीडी हमें दिया हुआ है, बैलेंस सीडी का हमारे पास कहां आ जाएगा, टू स्टॉक रिजर्व, डेबिट साइड पे आ जाएगा क्योंकि स्टॉक क्रेडिट साइड पे आया हुआ है। अच्छा, अब ये पूरा का पूरा करने के बाद में हमारे पास में बैलेंसेस बच जाएंगे। अगर वो बैलेंसेस बच जाते हैं क्रेडिट साइड पे तो वो क्या है, डेफिसिट ऑफ स्टॉक। डेफिसिट ऑफ स्टॉक ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एबनॉर्मल लॉस रिकॉर्डेड थे इतने, अभी भी हमारा कुछ और भी लॉस है, इसको हम डेफिसिट कह देते हैं। और अगर प्रॉफिट और अगर यहां पे आ जाए, अगर बैलेंस डेबिट साइड पे आ जाए तो इसको हम क्या कहते हैं जी, सरप्लस कहते हैं, सरप्लस कहते हैं। डेबिट साइड पे आएगा तो सरप्लस और क्रेडिट साइड पे आएगा तो डेफिसिट, ठीक है जी, हाँ शांति शांति, ठीक है जी, ओके। अच्छा, सरप्लस और प्रॉफिट में क्या अंतर होता है सर, प्रॉफिट तो सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद आएगा ना, ये सरप्लस ऑफ स्टॉक है, ये सरप्लस ऑफ स्टॉक है, प्रॉफिट नहीं है, समझे मेरी बात। प्रॉफिट तो सारे के सारे, नेट प्रॉफिट तो सारे एक्सपेंसेस एडजस्ट करने के बाद आएगा। ब्रांच डेटर अकाउंट, डेटर अकाउंट है ये हमारे पास में, बैलेंस बीडी डेबिट साइड पे, ठीक है जी। और डेटर्स बड़े होंगे हमारे जब हमने उनके पास में स्टॉक क्रेडिट पे पहुंचाया होगा, एंट्री क्या रही होगी, ब्रांच डेटर अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, तो ये ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट हो गया यहां पे, ठीक है जी। क्रेडिट सेल्स का अमाउंट, डेटर अकाउंट तो हमें बनाने आते हैं, जो कैश रिसीव कर लूंगा तो एंट्री क्या बन जाएगी जी, या तो ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट या फिर बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन क्रेडिट तो डेटर्स ही होंगे, डेटर कम हो गए कन्वर्ट हो गए कैश में। अब कैश अगर हेड ऑफिस के पास पहुंच गया तो एंट्री बन जाएगी जी बैंक अकाउंट डेबिट, और अगर कैश ब्रांच के पास में पहुंचा है तो क्या एंट्री हो जाएगी, ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट, सिंपल है ये। अच्छा, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, फिर इसके बाद में हमारे बैड डेट्स होते हैं, हमारे डिस्काउंट होते हैं, हमारे पास में कोई अलाउंसेस होते हैं, किसी भी तरीके का कुछ भी हो सकता है, ये सारे के सारे क्या है, सेलिंग एंड प्रमोशनल एक्सपेंसेस है, इससे हमारी सेल्स बढ़ती है। तो ये कहां चले जाएंगे जी, ब्रांच पी एंड एल अकाउंट में, ब्रांच पी एंड एल अकाउंट में। तो हम क्या करेंगे, एंट्री ब्रांच पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ठीक है। अच्छा, फिर लास्ट में फिर हमारे पास में हमने कुछ स्टॉक सेल्स, हमारे कस्टमर ने सामान वापस भेजा है और हमने हेड ऑफिस को भेजा है, तो कस्टमर ने जब हमें वापस भेजा है तो हमारा स्टॉक बढ़ जाता था, हमारी एंट्री क्या हो जाती थी, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, तो ये वही वाली एंट्री है, हाँ वही पॉइंट है जो आप पूछ रहे थे अभी, ठीक है जी। और ये क्लोजिंग डेटर ये हमें दिया हुआ होगा या फिर बैलेंस शीट ही आ जाएगा, ठीक। सर अगर यहां पे बैलेंस शीट ही दिया हो और फिर भी यहां पे कुछ फिगर आ जाए तो क्या करेंगे, क्रेडिट साइड आ गई तो बीआर मान लेंगे, बीआर मान लेंगे, सिंगल एंट्री में तो चैंपियन है हम, भूल गए क्या, बड़े नालायक हो। बीआर मान लेंगे, डेबिट साइड पे आएगा बीआर डिसऑनर मान लेंगे। अच्छा जी, वैसे ऐसा होगा नहीं, ऐसे ही डरा रहा था मैं तुम्हें। कैश अकाउंट में, कैश अकाउंट किसको नहीं बनाना आता बोलो, अभी पीट देता हूं तुम्हें।
देखो जी, ओपनिंग कैश, कैश सेल्स, डेटर से कलेक्शन और कैश सेंड टू ब्रांच, यानी कि हेड ऑफिस बना रहा है तो हेड ऑफिस ने ब्रांच को कैश दिया तो ब्रांच का कैश बढ़ गया, ठीक है। और बाय बैंक, ये ब्रांच ने हेड ऑफिस को रेमिटेंस किया, कैश घट गया। और बैलेंस ईडी, हो सकता है ये दोनों ही हो यहां पे, तो ये इंप्रेस सिस्टम होगा कि अपने पास कुछ अमाउंट रख करके तुम सारा अमाउंट हेड ऑफिस को दे देना, तो वो इंप्रेस सिस्टम कहलाता है ना। अच्छा, और यहां पे क्या है, ये ब्रांच के एक्सपेंसेस, जितने एक्सपेंसेस उसने पे किए थे उससे उसका कैश कम हो जाता है, सिंपल है। ब्रांच कैश अकाउंट इज नॉर्मली अ कैश अकाउंट। ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, ब्रांच के जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं अपने अकाउंट के अंदर वो क्या हो जाएंगे जी, अगर पे हो चुके हैं तो ये डेबिट हो जाएंगे। ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, तो हम ये मान रहे हैं हमने कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखा था, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखो, फिर ये चार्ज कहां हो जाएंगे सर, पी एंड एल अकाउंट में चार्ज होते हैं सारे एक्सपेंसेस, तो एंट्री क्या बन जाएगी, ब्रांच पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट, सिंपल है सर। अब लास्ट में हमारे पास में पी एंड एल अकाउंट है, इसमें जो अभी हमने एक्सपेंसेस किए थे वो आ गए, जो डेटर्स से बैड डेट्स वगैरह हुए थे वो आ गए, कोई डेप्रीसिएशन लगा था एसेट के ऊपर पी एंड एल अकाउंट में वो आ गया, ठीक है जी। कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ था उसकी प्रॉफिट, उसकी कॉस्ट आ गई, उसकी कॉस्ट आ गई। और हमारे पास में क्या था, कोई अगर नॉर्मल लॉस था तो उसकी सारी की सारी, सारा का सारा अमाउंट कहां चला जाता है, वो तो एडजस्टमेंट अकाउंट में ही चला जाता है ना, तो वो यहां पे थोड़ी आएगा, उसका तो सारा का सारा अमाउंट कहां चला जाता है, स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर चला जाता है। अच्छा, तो नॉर्मल लॉस की कॉस्ट यहां पे आ गई। अच्छा, और यहां पे जो भी हमारा सरप्लस था या डेफिसिट था वो इधर आ जाएंगे, अगर हम एट कॉस्ट बना रहे हैं तो। अगर एट इनवॉइस प्राइस है तो वो अमाउंट कहां चले जाएंगे, एडजस्टमेंट अकाउंट में चले जाएंगे, ठीक है जी। और फिर ये ब्रांच को, ब्रांच का नहीं सॉरी, वो ये वाली एंट्री थी ब्रांच स्टॉक और एडजस्टमेंट, स्टॉक से हुआ है ना ये। और फिर ये हमारे पास में क्या था, बैंक स्टॉक अकाउंट, हाँ एक सेकेंड है ना, देखो जी ये हमारे पास में क्या दिया हुआ था, ब्रांच स्टॉक है, इसको ठीक कर लेना, ठीक है जी। और ये जो हमारे पास में ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर हुए थे ब्रांच स्टॉक अकाउंट से, सरप्लस या डेफिसिट कुछ भी हो सकता है, वो आए हुए हैं, ठीक है। तो अब जो आएगा वो हमारे पास में क्या आ जाएगा जी, नेट प्रॉफिट आ जाएगा या नेट लॉसेज आ जाएंगे, ये लिखे हुए, या तो नेट प्रॉफिट आ जाएंगे या फिर नेट लॉसेज आ जाएंगे। ये ग्रे कलर से लिखा हुआ थोड़ा हल्का दिखाई दे, वो एडजस्टमेंट था भाई, उसमें एडजस्टमेंट में अभी तक ये एक्सपेंसेस एडजस्ट नहीं हुए थे ना, वो ग्रॉस प्रॉफिट था काइंड ऑफ, ये नेट प्रॉफिट है। अच्छा जी, ये ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट अभी हमने देख लिया था थोड़ी देर पहले, दोबारा नहीं देख रहे हम। अच्छा, आओ एक क्वेश्चन करते हैं। देखो सुनो मेरी बात, एक एबनॉर्मल लॉस अकाउंट दिखाऊंगा तुम्हारे को। मान लो जी मेरे पास में एबनॉर्मल लॉस हुआ था, एबनॉर्मल लॉस जो हुआ था वो हुआ था 50,000 रुपए का, और इंश्योरेंस क्लेम जो था वो कितने का था, 40,000 रुपए का, ठीक है जी। और इंश्योरेंस क्लेम जो था वो था 50,000 रुपए का, और इंश्योरेंस क्लेम जो था वो था 65,000 का। हाँ, केस 1, 2 और 3 दोनों, तीनों में से कोई एक होगा, तीन बार क्लेम, तीन बार क्लेम किसको मिलता है भाई,
नहीं, इनके इंश्योरेंस कंपनी कह रही है नहीं भाई, मनसा नहीं भरा, अभी और ले ले, अभी और ले ले, बिकवा दोगे उसकी कंपनी को ही तुम। सुनो मेरी बात, ये केस 1 2 और 3 है। अच्छा सुनो, तो ना एबनॉर्मल लॉस जो आया वो कहां पे होता है जी? स्टॉक अकाउंट में होता है। ब्रांच स्टॉक अकाउंट में एंट्री क्या बनती है हमारी? ब्रांच स्टॉक अकाउंट क्रेडिट हो जाता है और एबनॉर्मल लॉस डेबिट हो जाता है। तो वही एबनॉर्मल लॉस अकाउंट है ये, ठीक है। तो हमने एंट्री डेबिट साइड पे लिख दी, ओके। अच्छा, अब अगर कुछ हमारे को रिसीव हो गया है, अगर रिसीव हो गया मतलब मैं मान रहा हूं कि ना ये इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हो गया 40,000, तो उतने से हमारा एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट हो जाएगा, यानी कि उतने से हमारा दुख दर्द कम हो जाएगा। लॉसेस कम होते हैं, क्या होते हैं ना, क्रेडिट हो जाते हैं, तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और रिमेनिंग मतलब मान लो 50,000 है, 50,000 का लॉस था, 40 मिले तो 10,000 का लॉस है। कहां चला जाएगा सर? P&L अकाउंट की डेबिट साइड पे। 50,000 के अगेंस्ट 50,000 मिल गए, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो ये हमारे पास में क्रेडिट साइड पे तो आएगा ही, लेकिन P&L में जाने के लिए कुछ नहीं बचा। अब यहां पे इंश्योरेंस क्लेम अगर मिल गया 65,000 50,000 के अगेंस्ट, तो देयरफॉर प्रॉफिट ऑफ 15,000 कहां पे चला जाएगा? P&L अकाउंट की क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। वैसे ये थर्ड वाले केस का बहुत कम चांस होता है, ठीक जी, ओके। देखो ध्यान से एक बार और देखो, अभी बताया मैंने, बच्चा फिर से पूछ रहा है। मैं कहता हूं ये 50,000 रुपीज का मेरा लॉस था, एबनॉर्मल लॉस 50,000 का था, ये एट इनवॉइस प्राइस था। अब जरा मेरे को तुम एक बात बताना, दो स्टेटमेंट बोलूंगा, उसमें से एक बताना मैं सही हूं या गलत हूं, ठीक है? तुम्हारा मन क्या कहता है? मुझे एक बात बताओ, मेरी स्टेटमेंट नंबर 1, मैं ना इंश्योरेंस कंपनी को ये कहता हूं कि भाई साहब ये मेरा 45,000 रुपीज का लॉस था, 45,000 की कॉस्ट वाला लॉस था, यानी कि जो एबनॉर्मल लॉस हुआ है इसकी कॉस्ट थी 45,000, मैं इसको कस्टमर को बेच सकता था 50,000 में। तो सर आप मुझे 50,000 दे दो, इंश्योरेंस कंपनी को अगर मैं ऐसा बोलूं 50,000 दे दो, ये मेरी स्टेटमेंट 1। या फिर स्टेटमेंट नंबर 2, मैं ये कहता हूं कि इंश्योरेंस कंपनी आपसे तो मेरी कॉस्ट ही रिकवर हो जाए बस बहुत है, कमाता तो मैं अपने कस्टमर से था, आपसे क्या कमा सकता हूं, क्योंकि एबनॉर्मली लॉस्ट से मैंने आपको कोई चीज बेची है थोड़ी है, और जो आप स्क्रैप उठा के भी ले जा रहे हो वो सेलेबल कंडीशन में थोड़ी है। तो बताओ मेरी फर्स्ट या सेकंड? कंडीशन नंबर 2 इज वैलिड, कि अगर मैं ये एहसास करूं कि सर मेरे को तो इंश्योरेंस कंपनी से सिर्फ कॉस्ट रिकवर हो जाए तभी बढ़िया है, या फिर मैं ये कहने लग जाऊं कि नहीं सर मेरे को तो आप प्रॉफिट मार्जिन भी दो, वो 2 लगाएंगे कान पे भगा देंगे, कहते जा कॉस्ट भी नहीं देते हम तेरी, हमसे कम आएगा, हमसे कम आएगा, हम थोड़ी ना तेरे को कमाने का मौका देंगे। हाँ जी, तो इंश्योरेंस कंपनी से हम कमा नहीं सकते है ना, लेकिन ये स्टॉक तो हमारा कम हुआ है इनवॉइस प्राइस पे ही, है ना। तो हम क्या कहते हैं 50,000 हम एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में डाल तो लेते हैं, लेकिन ठीक उसके सामने उसकी प्रॉफिट मार्जिन को हम कम कर देते हैं, किस अकाउंट में डाल करके? स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट में डाल करके, कि ये तो कहां जाएगी प्रॉफिट मार्जिन, यानी कि अगर कॉस्ट थी 45,000, प्रॉफिट था 5,000, तो हम क्या कह रहे हैं कि 50,000 यहां लिख दिया और 5,000 यहां लिख दिया, प्रॉफिट मार्जिन तो कैंसिल करो, पहले कहां पे डाल दो? स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर 5,000 लोडिंग चार्जेस, वही तो प्रॉफिट मार्जिन होती है, आप लोडिंग बोलते हो मैं प्रॉफिट मार्जिन बोलता हूं, ठीक है जी। तो ये हमने यहां पे डाल दिया, रिमेनिंग रह गया 45। अब मान लो 45 में से हमारे को रिसीव हुआ है केवल 30, तो 15,000 कहां चला जाएगा? P&L अकाउंट में चला जाएगा, सिंपल है, ठीक है जी।
यानी कि आप इसको 50 के लिए इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं डाल सकते, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी आपको सिर्फ कॉस्ट रिकवरी देती है, प्रॉफिट मार्जिन नहीं देती। ठीक है, ओके डन। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है प्रॉब्लम नंबर 1, ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक अकाउंट की डेबिट साइड पे एंट्री बोलो जल्दी जल्दी से, देखो कितने ढीले हो। ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ये आएगा या फिर ओपनिंग स्टॉक है? ओपनिंग स्टॉक है, तो टू बैलेंस बीडी किसका? ब्रांच स्टॉक अकाउंट का। ठीक है ना, बस थोड़े से कंफ्यूज लोगों को थोड़ा सा और कंफ्यूज कर दो और उसके बाद में गलत जवाब देने लग जाते हैं। भाई ओपनिंग स्टॉक है, ये बैलेंस बीडी होगा। ठीक है, अच्छा ये डेटर का, ये ओपनिंग स्टॉक है, ये डेटर अकाउंट के अंदर टू बैलेंस बीडी, और ये कैश का ओपनिंग कैश है टू बैलेंस बीडी। फिर है यहां पे गुड्स सेंड टू ब्रांच, तो यहां पे एंट्री ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, रिवर्स एंट्री हो जाएगी। ठीक है जी, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ठीक है जी, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स से हमारा स्टॉक जो है वो कम हो जाता है, तो हम क्या लिख देंगे? कैश सेल्स में कैश अकाउंट, ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, और क्रेडिट सेल्स के लिए ब्रांच डेटर्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ठीक है जी, अलाउंस टू कस्टमर, बैड डेट्स और डेटर, तीनों ही डेटर्स अकाउंट में डालने वाले। प्रॉफिट, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट। ठीक है, अच्छा जी, फिर गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर है, ये ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट। ठीक है जी, अच्छा जी, और ये 500 रुपए इस 1000 के अंदर इंक्लूडेड है, तो दोबारा से इंक्लूड मत कर देना। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सैलरी और वेजेस थी, हम मान रहे हैं ये पे कर दिया, ये सारे एक्सपेंसेस पेड है, तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी जी? सुनो, पहले सुनो मेरी बात सुनो, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ब्रांच कैश अकाउंट, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच कैश अकाउंट। ठीक है जी, और फिर ये चार्ज होंगे कहां पे? P&L में, तो ब्रांच P&L अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट, जैसे कि अपन एंट्री करते हैं नॉर्मली फाइनल अकाउंट में। फिर है कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट। फिर ये क्लोजिंग है हमारे पास में, बैलेंस सीडी है, ये क्या है? हमारा कैश बेसिस अकाउंटिंग थी। नॉर्मली जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी उसके हिसाब से हम अपनी, मतलब हमारा जो ब्रांच स्टॉक अकाउंट आएगा, ये देखो ये आंसर दिया हुआ है इसका, जो हमने जनरल एंट्रीज लिखी उससे हमारे पास में क्या आ गया? उससे हमारे पास में हमारा बैलेंस सीडी दिया हुआ था ब्रांच स्टॉक में, तो हमारे पास क्या आ गया? 19,900 का। ये कहां ट्रांसफर होगा? P&L में। सर ये अभी तो आपने ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर करवाया था, ये इनवॉइस प्राइस का क्वेश्चन ही नहीं है, इनवॉइस प्राइस का क्वेश्चन नहीं है, तो ये P&L में डायरेक्ट चला जाएगा। ये हमारे ब्रांच डेटर अकाउंट। ठीक है जी, ओके। और ये हमारा कैश अकाउंट, ब्रांच कैश अकाउंट। ठीक, ये हमारा ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट जो कि ट्रांसफर हो गया P&L में, और लास्ट में ये हमारा P&L अकाउंट। प्रॉफिट हुआ, ये हमारा प्रॉफिट था ना पीछे वाला जो हमारे स्टॉक से रिलेटेड था, और ये नेट प्रॉफिट है 9500। सिंपल है। ठीक है जी, ये एट कॉस्ट का था।